हाँ, तो बच्चे जब बॉम्बे जाते हैं, दिल्ली जाएंगे, फिर कलकत्ता जाएंगे, तो उनको कुछ अलग अलग मिलता है मैसेज या पिक्चर। तो ऐसा कुछ होना चाहिए कि कम से कम जो बेसिक है फॉर्मेट सोरा सिपिलिस साइकोसिस का, उसको फिक्स कराना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई कमेटी बना के। क्योंकि बच्चे कल अलग अलग जवाब देते हैं, तो बाहर से जो एग्जामिनर आते हैं उनको कुछ अलग दिखाई पड़ता है, तो कभी कभी क्या डेंजरस सिचुएशन पैदा हो जाती है। तो जैसे कि हम मानते हैं कि वात जो है वो नर्वस सिस्टम का है, तो यहाँ हमारा सोरा भी एक्टोडर्मल है, नर्वस सिस्टम को एफिलिएशन करता है। पित्त है वो डिस्ट्रक्शन, हीट, डिफॉर्मिटी, डिस्टोर्शन का प्रीडोमिनेंट है। और उस वो मिजोडर्म या एंटोडर्म को एंटोडर्म से जो बने हैं ऑर्गेन्स उसको करता है। तो यहाँ सिफिलिस भी मिजोडर्मल ऑर्गेन्स जो डिराइव करते हैं उनकी ज्यादा एफिनिटी रखता है, और जो वाइटलिटी, डिफॉर्मिटी, डिस्टोर्शन और डिस्ट्रक्शन के लिए माना जाता है। तो क्यों ऐसा है? एक ऑथर ने बोला था, आगे डेफिनेशन में बताया था कि हु प्रिवेंटेड डॉक्टर हनीमैन टू मेक 4 miasm और 2 miasm, व्हाई ही हैज मेड इट ओनली 3 miasm। तो कब है तो वो भी एपिथेलियल और कनेक्टिव टिश्यू से एफिलेटेड है, और वो खास करके मिजोडर्मल डिराइविटी से इंटरेस्टेड है। तो साइकोसिस भी, और हमारे पास, मैं अपनी नहीं बात कर रहा हूँ, ये देखो सब पीले पीले कलर में दिखाई पड़ता है, वो सब अथॉरिटी है, द बुक्स है, ऑथर्स है, और वो भी नामी ऑथर से जिन्होंने जो माने जाते हैं होम्योपैथी में। एक तो टोटल मायाजम सर 7, इसमें भी 7 बनते हैं, आयुर्वेद में भी, तो होम्योपैथी में भी 7 बनते हैं। फिर आयुर्वेद का स्टार्टिंग है आसावरिष्ट और फांट से, मतलब लिक्विड से। तो होम्योपैथी का भी स्टार्टिंग लिक्विड से होता है, जैसे मदर टिंचर है, उसके बाद में आया डायनेमाइजेशन। तो स्टार्टिंग स्टोरी वहां से स्टार्ट हुई थी ना, टिंचर से। जैसे चूरण है, चूरण मतलब उसका पूरा अंग्रेजी में बोलेंगे तो ट्राइचूरेटेड, तो चूरण शब्द वहां से आया है। और ये हमारे यहाँ भी नेक्स्ट स्टेप में ट्राइचूरेटेड है, मतलब उसको खरल खरल करते हैं। तो ट्राइचूरेशन एंड पोटेंटाइजेशन वेर प्रेफर्ड मोड्स ऑफ ड्रग प्रिपरेशन। तो वहां भी स्टार्टिंग में ट्राइचूरेशन एंड पोटेंटाइजेशन से कहानी स्टार्ट हुई। नाउ आयुर्वेद में इनहेलेशन मोड ऑफ ट्रीटमेंट है। एक सिंपल मैं एग्जांपल दूं, हुक्का। लोग पहले हुक्का क्यों पीते थे और हुक्के में पानी क्यों भरते थे? तो वो भी एक मोड है ट्रीटमेंट का। तो हानेमैन ने भी अपनी किताब में कई बार रेफर किया है कि ऑल्फेक्शन ऑल्सो कैन वर्क, नॉट नेसेसरी टू कंज्यूम द मेडिसिन। बट उसको ज्यादा तवज्जो नहीं दिया, इसलिए वो सारी बात साइड में रह गई। यहाँ आयुर्वेद में नेचर को ज्यादा तवज्जो दी गई है, इंपॉर्टेंस दिया गया। और हिप्पोक्रेट जो सबसे पुराना हमारा मेडिकोस है, जो फादर ऑफ द मेडिसिन बोला जाता है, उसने नेचर को इतना इंपॉर्टेंस दिया है कि एक जगह पर तो उसने लिखा है कि गिव मिनिमम मेडिसिन, और जो नेचर से होता है जब तक तब तक आप कोई दवाई मत दो मरीज को। तो डॉक्टर हानीमैन ने भी अपनी लिखाई पहले नेचर से स्टार्ट की, और नेचर को भी एक डायनेमिक फॉर्म दिया है कि भाई नेचर भी अच्छी गेम खेल सकता है हमारी रिकवरी में। और उसके आगे के कितने भी ऑथर थे मेडिकोस, उन्होंने भी नेचर को इंपॉर्टेंस दिया है। आयुर्वेद में बहुत एक अच्छी चीज लिखी है कि पॉइजन, तो शायद हिंदी में मैंने मिस किया, हाँ, यहाँ एक सेंटेंस मिस हो गया था कि विषम प्राण हरम प्रोक्तम युक्ति युक्तम रसायनम, पॉइजन में बी फैटल बट व्हेन यूज जुडिशियली इट कैन एक्ट एज ए ड्रग। और हमारे यहाँ भी कितने भी मेटल शुद्ध करने के बाद मेडिसिन इसकी बनाई गई है, इंक्लूडिंग आर्सेनिक और सल्फर। हम जो बात कर रहे हैं, शायद बच्चों को तो मालूम ही नहीं है,
आयुर्वेद में भी गंधक है, गंधक के फूल गिराते हैं, और हमारे यहाँ भी उसका रेफरेंस है, द फ्लावर ऑफ सल्फर्स आर कलेक्टेड एंड यूज्ड एज ए मेडिसिन। कितनी सिमिलरिटी है। तो उनको कहां से उन्होंने ज्ञान दिया कि भाई गंधक के फ्लावर गिराने पड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं तो रेफरेंस मिला है। और दूसरा, पॉइजन अगर शुद्ध करके लेते हैं तो अच्छी दवाई, और सही में आर्सेनिक इज द बॉस। उस जैसे ही आर्सेनिक आयुर्वेद में भी आज की तारीख में बॉस है, मरकरी भी आज की तारीख में बॉस है, और सल्फर भी आज की तारीख में बॉस है। बिना मरकरी, और मरकरी के साथ में कई हजारों फॉर्मुलेशन बने हैं आयुर्वेद में। और बिफोर इवन हिस्ट्री, प्री हिस्टोरिकल, आयुर्वेद, मरकरी वॉज द एंटीसिफिलिटिक ड्रग। उसका नाम था फिरंगदोष। इंडिया में पहले नहीं था। जब ब्रिटिशर्स आए, और फिरंगी बोलते हैं, जो पोर्टुगीजी आए थे, उनका दूसरा नाम था फिरंगी। तो वो फिरंगी मतलब बाहर से आए लोगों ने हमारे यहाँ ये सिफिलिस स्प्रेड किया, मगर उनके यहाँ पहले से था। आयुर्वेद में तो इसका रेफरेंस 3000 साल पहले है। तो ये सल्फर, आर्सेनिक एंड मरकरी आज की तारीख में भी प्रीडोमिनेंट है, चाहे हम सोरा सिविलिस साइकोसिस की बात करें या वात पित्त कफ की बात करें। क्यों ऐसा है? इट इज आइडेंटिकल। क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज में ऑलमोस्ट सिमिलरिटी है, थोड़ा सा डिफरेंस छोड़ दे एक दो पॉइंट में तो बोथ बोथ प्लेस द थिंग्स आर आइडेंटिकल। अब आयुर्वेद में कोई भी चीज का एंटीडोट है, वो प्रूव्ड एंटीडोट है, मगर होम्योपैथी में राइटिंग्स में कहीं नहीं मिल रहा है कि हु हैज प्रूव्ड दिस एंटीडोट एंड व्हेन एंड व्हाई। हाँ, शायद आपके किसी के ध्यान में नहीं होगा, बट यहाँ जो एविसेना है, इब्न सीना, उसने दुनिया की किताबें लाके नई किताब लिखी जिसका नाम था एविसेना, मेडिसिन ऑफ एविसेना। वो उसमें 5 पार्ट थे, जो 5th पार्ट था उसका टाइटल ही नाम था एंटीडोटेरम। तो उसमें उसने क्या लिखा है मैंने कोई स्टडी नहीं किया, बट टाइटल सेज दैट एंटीडोट्स का पूरा इंफॉर्मेशन यहाँ से आया है। और डॉक्टर हानीमैन के 10 साल पहले एक ब्रिटिश प्रूवर था, उसका नाम था लेविस विलियम, जिसने अपने मटेरिया मेडिका में 1600 टाइम वो वर्ड यूज किया है। ही हैज यूज्ड दिस स्पिरिट, देन रेजिन, देन अल्कोहल, देन बियर, उसमें डिसॉल्व करके दवाई बनाई है। कुल मिला के मैंने रेफरेंस इकट्ठा किया है, ऑलमोस्ट 24 टाइम ही हैज डिसॉल्व द मेडिसिन इन सम और अदर अल्कोहलिक मीडिया एंड प्रिपेयर्ड द मेडिसिन। मतलब ये नहीं है कि हमने ही किया है, उसके आगे भी। और मैंने एक रेफरेंस और भी निकाला है कि कई सालों पहले ह्यूमन बीइंग के ऊपर ही क्लिनिकल ट्रायल लिए गए हैं, ड्यूरिंग द पैरासेल्सस पीरियड, ड्यूरिंग द हिप्पोक्रेट पीरियड। और उन्होंने एक पूरी थीसिस लिखी है कि हाउ टू कंडक्ट द ट्रायल ऑन ह्यूमन बीइंग, और उसकी कॉपी में यहां आपको प्रेजेंट करूंगा। दूसरी चीज है टेम्परामेंट। देखिए, ये हमारे टेम्परामेंट है, आयुर्वेद के टेम्परामेंट है, कोई फर्क नहीं है। और ज्यादा पढ़ना है तो मेरे पास 2 लिंक है, यू कैन स्टडी फर्दर। ह्यूमर्स, ह्यूमर्स का मतलब जो आयुर्वेद में बेसिक थिंग है, जो इस्लामिक कंट्रियों का जो मेडिकल फिलोसॉफी है, उसमें एलिमेंट से ज्यादा ह्यूमर्स को तवज्जो दी गई है। और ये ह्यूमर्स ऑलमोस्ट दे आर फॉलोइंग इन लाइन विथ सोरा सिविलिस साइकोसिस कैरेक्टरिस्टिक। और हानीमैन क्रॉनिक डिजीज की किताब में पेज नंबर 30, पेज नंबर 29 एंड पेज नंबर 167 में, और उसके अलावा भी many a time he has referred the humor, not only humor, he has criticized the humor because it was being misused. Every nook and corner
there were less medicos and more faith healers, more witchcraft men, more numerologists. Likewise, people were practicing, and it has been now found out by Dr. Jute at Stuttgart. I have on record, I have found out from the record that in the Western Germany and European countries, arsenic and mercury were tremendously used raw and used pure, and they were spoiling the health of the people. So something is identical, because in Ayurveda also they were using mercury, and hardly there used to be any formulation without mercury. If you make a list, it reaches to almost thousands of the formulation. Stages of the disease, जो एक अच्छी चीज है डिजीज को समझने में, बहुत अच्छी चीज है जो होम्योपैथी में मिसिंग है। तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टेजेस ऑफ द डिजीज इतनी अच्छी है कि पहले एक्यूमुलेशन होता है, फिर एग्रेवेशन होता है, फिर माइग्रेशन ऑफ मायाजम, जो एक जगह पे लिखा है कि मायाजम एंटर्स इनटू द बॉडी ऑर्गन एंड इट सिचुएट्स द ऑर्गन एंड देन इट कम्स बैक ऑन द सरफेस। ये चीज यहाँ रेफर होती है इनडायरेक्टली, कि पहले एक्यूमुलेशन होता है, फिर अंदर जाता है मायाजम, ऑर्गन या टिश्यू को पकड़ता है, फिर वहां से उठ के माइग्रेट होता है अपेंडिक्स में या सरफेस पर आता है, फिर वो एक जगह पे शांत होता है, और जब वो अपना पूरा नजारा दिखाता है तब उसको बोलते हैं व्यक्ति मतलब एक आकृति मतलब एक ढांचा। वो चीज हमारे यहाँ मिसिंग है, तो वे शायद माइग्रेट करके हमें यहाँ हमारे फिलोसॉफी में ट्रांसफर करनी चाहिए। नाउ प्रोपोगेशन ऑफ द डिजीज अपवर्ड, डाउनवर्ड, डायग्नोड मतलब तिर्यक, ऊर्ध्व, अधो एंड तिर्यक, ऐसे 3 वर्ड यूज किए गए। हेरिंग्स लॉ में भी शायद ऐसा कहा गया है। तो हेरिंग्स वाज मेनी इयर्स लेटर एंड ही वाज ए British person, and Indian philosophy was more prevalent in Britain area because they were ruling us. So शायद मैं मानता हूं कि यहां से ट्रांसफर हुई है। कॉन्स्टिट्यूशन आयुर्वेद में वातज बोलते हैं तो गैस, पित्त तो लिक्विड और कफ तो सॉलिड। तो हमारे यहाँ हाइड्रोजनोइड है, इसको लिक्विड मानेंगे, ऑक्सीजनोइड है गैसियस, और कार्बोनाइट्रोजनोइड है वो सॉलिड है। सप्रेशन हर बार यूज किया है, बारंबार यूज किया है सप्रेशन, मगर पिक्चर सप्रेशन का इतना क्लियर नहीं है जितना आयुर्वेद में है। तो क्यों ना हम वहां से सीखे और यहाँ ट्रांसफर करें। और एक दूसरी कॉमन चीज है कि आयुर्वेद में भी फिलोसॉफी के अंदर ही मैथमेटिक्स और फार्मेसी इनकॉर्पोरेटेड थे। जब उन्होंने लिखा सुश्रुत और चरक ने, तो डायरेक्टली मैथमेटिक्स नहीं लिखा है, उन्होंने फिलोसॉफी लिखते लिखते रेफरेंस किया कि भाई ये पेड़ यूज करो, वो पत्ता यूज करो, वो रूट यूज करो, तो हो सकता है। उसके बाहर के अपीयरेंस से वो सिलेक्ट करते थे, फिर उसका यूज करके प्रूव करते थे। तो बिकॉज देयर वाज नो लेबोरेटरी। और हमारे यहाँ भी डॉक्टर हानेमैन ने पहले फिलोसॉफी की, उसके बाद में प्रूविंग में गए और मैथमेटिक्स पैदा किया, और मैथमेटिक्स के बाद में एक स्टेप आगे गए तो रेपर्टरी बनाया। आज की तारीख में भी आयुर्वेद में रेपर्टरी नहीं है। अगर आयुर्वेद को रेपर्टरी दी जाए तो शायद आयुर्वेद भी और पावरफुल बनेगा और ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी। हमारे यहाँ डॉक्टर हानीमैन ने बार बार किया है मतलब टोस, माइक्रो एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उस हवाई मतलब हवा से प्रदूषण हुआ था, उसमें छोटे छोटे जंतु थे, वो उन्होंने बोला है। मगर हमारी किताब में जंतु शब्द यूज किया है, और वो भी मैंने फाइंड आउट किया है शरीर विभाग में, संहिता में श्लोक नंबर भी फाइंड आउट किया है। तो वहां भी उसका रेफरेंस है कि पहले कुछ जंतु इन्फेक्ट करते थे चमड़ी को,
और वो फिर रोग पैदा करते थे, ऐसा वहां उस टाइम लिखा है। तो फिजिकल कैरेक्टर ऑफ द बात ऑलरेडी आई हैव रेफर्ड। सुसेप्टिबिलिटी, तो सुसेप्टिबिलिटी का आयुर्वेद में कोई रेफरेंस नहीं है, क्योंकि वो प्रकृति के साथ में ही रिलेटेड है, अलग से कोई रेफरेंस नहीं। वेरे सुसेप्टिबिलिटी हमारे यहाँ अच्छी तरह डिस्क्राइब की है, क्यों नहीं वहां माइग्रेट हो। इम्यूनिटी, दोनों साइंस में इम्यूनिटी, जैसे पेज 116 टू 229 चरक चिकित्सा खंड 3 पेज नंबर 142, सुश्रुत चिकित्सा खंड 18 पेज नंबर 3 एंड सुश्रुत सूत्र पेज नंबर खंड 15 पेज नंबर 34 और श्लोक नंबर 34, ये वहां डिस्क्राइब किए हैं। तो हमारे यहाँ भी उसका डिस्क्रिप्शन मिलता है। तो बलाबल की अवस्था, ओज, व्याधि क्षमता, व्याधि क्षमता, वो जो वर्ड्स है। हाँ, एक चीज हम भूल गए हैं, बहुत अच्छी है, जो आयुर्वेद में हमारे यहाँ हेल्थ के दो लेयर है, एक नॉर्मल हेल्थ और दूसरा इल हेल्थ। वेरएज आयुर्वेद में 3 लेयर है, क्यों ना हम वो तीसरा लेयर भी अडॉप्ट करें। या मैन इन हेल्थ एंड मैन इन डिजीज एक सिलेबस था, तो मैन इन हेल्थ के बारे में हम बहुत कम जानते थे। वेरएज आयुर्वेद में मैन इन हेल्थ के बारे में बहुत बड़ा लिटरेचर है। और दूसरा जीवन द्रव्य, तो एक आदमी स्वस्थ हो, मगर वो ज्यादा स्वस्थ होके 100 साल, 200 साल, 300 साल अगर जी सके, तो उसका भी प्रोविजन उसमें है, जो हमारे यहाँ नहीं है। तो शायद प्रिवेंटिव मेजर भी हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे कि लोग टूर पे जाते हैं, तो हम कह सकते हैं कि भाई आप वहाँ ठंडी ज्यादा होगी, आप पहले से ही डलका मारा के डोज लेके जाओ, तो कम ठंडी लगेगी। पहाड़ी चढ़ना है तो हाइपेरिकम लेके जाओ, तो शायद हाइपेरिकम रस्टॉक ले लो, तो जॉइंट पेन वगैरह कम होगा। तो वो भी एक हमने ऑब्जर्व किया है और प्रयोग भी किया था। तो क्वालिटी ऑफ फिजिशियन, क्वालिटी ऑफ फिजिशियन के बारे में भी जो वहां लिखा है और जो आयुर्वेद में लिखा है, वो ऑलमोस्ट सिमिलर है। बट आयुर्वेद में इतना अच्छा रूपरेखा दिया है, तो अगर वो डिट्टो हम माइग्रेट करें, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, और समझने में भी वो आसानी रहेगी। क्योंकि हानेमैन की जो राइटिंग की लैंग्वेज है, वो जर्मन का ट्रांसलेशन इंग्लिश में किया है, तो थोड़ा डिफिकल्ट है छोटे बच्चों को समझने में। बट जब हम बोलेंगे आयुर्वेद की भाषा में, उसको हिंदी में परिवर्तित करके जब बताएंगे, तो या सादी इंग्लिश में बताएंगे, तो जल्दी पिकअप हो जाएगा। वो जैसे इसमें भी 8 गुण बताए हैं, वो भी हमारे यहाँ भी कुछ लिखा है, बट इट इज इन ए लैंग्वेज ऑफ फिलोसॉफी। एट द सेम टाइम आई हैव quoted one link. You can learn more about it by referring. कुछ जगह पे ऐसा लिखा है कि हैविंग स्पेशलिटी इन शोधन थेरापी और हैविंग स्पिरिचुअल एटीट्यूड एंड एबिलिटी टू हैंडल द क्रिटिकल कंडीशन। अब देखिए मटेरिया मेडिका, एक मटेरिया मेडिका ये पार्ट 2 है। मेडिकल, हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन में 3 पार्ट है। फिलोसॉफी से स्टार्ट होता है, मटेरिया मेडिका स्वेलिंग स्वॉलन होता है हमारा होम्योपैथी, और रेपर्टरी है वो एंड पार्ट है, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं उसको। होम्योपैथी का ऑर्गेनाइजेशन व्यू है। तो आयुर्वेद में मटेरिया मेडिका इतना मतलब लेविश है, इतना गर्भ श्रीमंत है। बट एक चीज मैंने देखी है, आई हैव रेफर्ड ऑलमोस्ट 10 मटेरिया मेडिका, including our Indian Materia Medica, homeopathic Materia Medica, even Chinese Materia Medica, then Avicenna's Materia Medica, De Materia Medica, which is the basic one, the largest and the first Materia Medica of civilization, European civilization. तो उसमें सब मिला के सब में 3 पार्ट है। इंडियन मैथमेटिका में भी 3 पार्ट है।
the biological, botanical part, then chemical part, मेटल एंड केमिकल, तीसरा एनिमल पार्ट। तो और उनका प्रोपोर्शन भी है, जैसे कि 60% वो है, 20% वो है, 10% या 20% दूसरा है। तो केमिकल भी यूज हुए है वहाँ, मेटल भी यूज हुए, हमें भी मेटल यूज कर रहे हैं, और वहां भी एनिमल के पार्ट्स यूज करते थे, हम भी यूज करते हैं। तो क्यों ना उनके कुछ पार्ट जो हमारे यहाँ नहीं है, और हमारे कुछ पार्ट जैसे हमारे लेक डिफ्लोजा वगैरह है जो अच्छा काम करते हैं, तो वहां नहीं है। फेलिनिनम है, वो वहां नहीं है, तो वो भी हम उनको सजेस्ट कर सकते हैं। मतलब बैठ के अगर एक दूसरे से बात करेंगे तब मालूम पड़ेगा। अब डाइट है, डाइट की तो आप बात ही छोड़ो। आयुर्वेद में डाइट को एक पाव माना गया है। टिपोई जो होती है ना, हेल्थ की टिपोई, तो हेल्थ की टिपोई में एक पाव डाइट है। आहार, विहार और दिनचर्या। आहार मतलब डाइट, विहार मतलब कामकाज और हरना, घूमना फिरना, और दिनचर्या में रोज का जो काम करते हैं। ठीक है। तो उसका इतना तवज्जो है कि अगर हिप्पोक्रेट्स ने भी लिखा है और हमारे चरक सुश्रुत ने भी लिखा है, एक एक सेंटेंस लिखा है कि एवरी फूड इज ए मेडिसिन। और मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं कि डिजीज स्टार्ट्स फ्रॉम किचन आजकल, और क्योर ऑल्सो विल स्टार्ट फ्रॉम किचन। अगर हम सही इंस्ट्रक्शन दे जाए, क्योंकि हमें मालूम नहीं है रस क्या है, और रस, और आयुर्वेद में रस और दोष के साथ में उन्होंने मतलब लाइजन किया है। अगर वही लाइजन होम्योपैथी में इंट्रोड्यूस किया जाए, जैसे मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, ये 6 रस है, तो 6 रस एक दूसरे को काटते हैं और एक दूसरे को एनहेंस भी करते हैं। जैसे मधु के बाद में तिक्त, मधु तिक्त का मारक है, तो कभी कभी क्या है, कषाय है, वो हमारे जो बैक्टीरिया हो गए, मतलब पैथोजेंस हो गए, उसके मारक है। तो मैं तो कभी कभी ये यूज भी करता हूँ। जैसे लुफाविन मदर टिंचर है, जो आजकल किसी ने यूज नहीं किया, मैक्सिमम मैं यूज कर रहा हूँ, और रिजल्ट भी मिल रहे हैं। तो डाइट को हमारे यहाँ बाद में एक तो इंट्रोड्यूस किया था, से 4th एडिशन या 5th एडिशन में, मैंने पास 4th एडिशन का है पूरा लिटरेचर, जो शायद किसी के पास नहीं होगा। तो 4th एडिशन में है डाइट, मगर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में नहीं है। तो किसी ने ये नहीं सोचा कि ये 4th एडिशन में डाइट का एफोरिज्म आया कहाँ से, क्यों आया, व्हाट वाज द, हु वाज द ट्रिगरिंग, from what is the information, from where he got, why, what made him to write about the magnet, and what made him to write about the past and the diet and all. Previously pure disease philosophy was there. मतलब वो हमारी रेफरेंस किताबों में था, वो लेटिन में लिखा हुआ पड़ा था। दूसरा, केस टेकिंग, दोनों में केस टेकिंग इतना डिटेल है, 5-6 पेज का। तो खाली मैं कॉलेज में देख रहा हूँ, हमारे आयुर्वेदिक कॉलेज भी है, तो कॉलेज वो जो केस टेकिंग है मिनिमम 5-6 पेज है, हमारे भी 5-6 पेजेस में होता है, इतना डिटेल होता है। पंचमहाभूत का रेफरेंस होम्योपैथी में नहीं है। मगर दुख की बात यह है, सॉरी टू टेल यू लिसनर, आई रिग्रेट फॉर दिस, बट दुनिया की जितनी भी मेडिकल सिस्टम है, वो मेडिकल सिस्टम में पंचमहाभूत, और बिना पंचमहाभूत मेडिकल सिस्टम की हम बात नहीं कर सकते हैं। मगर होम्योपैथी में पंचमहाभूत का रेफरेंस नहीं है। 2 चीज मिसिंग है होम्योपैथी में, एक पंचमहाभूत नहीं है, और दूसरा होम्योपैथिक मेडिसिन प्रिपरेशन में कहीं हीट मतलब गर्मी मतलब अग्नि का यूज नहीं किया है, जो होना चाहिए था। वैराज आयुर्वेद में मर्दन तो है, मगर अग्नि का भी बारंबार यूज किया गया है। प्लासेबो इफेक्ट, अबे प्लासेबो इफेक्ट आज का प्रॉब्लम नहीं है, प्लासेबो इफेक्ट उस टाइम का प्रॉब्लम है, चरक के टाइम का।
he will recover even without undergoing any treatment. तो ये हमारा ऑथर है, उसकी किताब का 216 नंबर का पेज है। और दूसरा चरक सूत्र जो ओरिजिनल बुक है उसका श्लोक डिवीजन नंबर 10 एंड श्लोक नंबर 4, उसमें ये लिखा है, मतलब प्लेसिबो तो पहले से ही चली आ रही है। और यहाँ डॉक्टर हानेमैन ने भी लिखा है कि पेशेंट हु हैव फर्म बिलीफ and you are honest to your patient, even if you don't give a dose, he will be satisfied with a dose of sugar of milk and he will show the recovery. पेज नंबर 165 है। अब दूसरी चीज है, हमको डॉक्टर हानीमैन की तरफ से कोई 11 टाइटल मिले हैं। वो 11 टाइटल में एक टाइटल है वाइटल फोर्स। तो वाइटल फोर्स तो बहुत पुरानी चीज है। डॉक्टर एविसिना ने वाइटल फोर्स को 3 स्वरूप में प्रेजेंट किया था, एक वाइटल स्पिरिट, दूसरा साइकिक स्पिरिट और तीसरा नेचुरल स्पिरिट। और ये है मेरी लिंक, उसमें आगे बढ़ के कुछ ज्यादा, मगर यहाँ वाइटल फोर्स का निरूपण 11 या 12 टाइम दूसरे दूसरे नाम से वाइटल फोर्स को प्रेजेंट किया है, which is confusing, but with page number it is. So you can refer the page. What I mean to say, I may be wrong also sometimes. Sometimes vital power, vital energy, vital semi-vital and vital activity, vital principle वगैरह वगैरह. Now drug experiment. हमने जो एक्सपेरिमेंट किया वो कोई यूनिक चीज नहीं है, एक्सपेरिमेंट्स बीइंग कैरिड आउट। और एक टाइटल है, जो ऑथर है उसका नाम है अब्दुल हलीम, उसने लिखा है किताब एक्सपेरिमेंटल मेडिसिन 1000 ईयर एगो, 1000 साल पहले ये हो रही थी। इसका ये लिंक है, इसका पेज नंबर 65 पैरा 2nd and 3rd और द राइट साइड, उसमें लिखा है कि एक आदमी की अगर स्टोन बनता है ब्लेडर में, उसी स्टोन को तुम क्रश करके उसका लिक्विड बनाओ और उसी को पिलाओ तो वो फिर से स्टोन नहीं होगा, ही विल बी रिलीव्ड ऑफ द फॉर्मिंग ऑफ द रिनाल स्टोन। मैं कोई सालों पहले का एक शब्द मुझे याद है, मेडिकल्स कई बात कर रहे थे कोई वैद्य वगैरह, कि एक जमाना था जब मरीज का खून लिया जाता था और उस खून के अंदर दवाइयां डालते उसको ड्राई करके पाउडर बनाया जाता था और वो पाउडर उसी मरीज को दिया जाता था जब वो कोई चीज चारा नहीं रहता था। तो ये भी बात सही है और मैंने सुनी हुई थी, उस टाइम में बहुत छोटा था। अब रूल्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट ये जो हमारे हैं वो हमारे होम्योपैथी के हैं, और ये जो इस साइड में दिखे हैं वो डॉक्टर एविसिना के कैनन ऑफ मेडिसिन किताब नंबर 2 पार्ट 2 में लिखे हैं, और ऑलमोस्ट दे आर फॉलोइंग पैरेलल टू ईच अदर। मतलब ये रूल्स रेगुलेशंस और इसके आगे भी मैंने कुछ निकाले हैं, अभी आई कैन नॉट प्रेजेंट, बट आई हैव फाउंड आउट समथिंग मोर ऑन दिस लाइन। डॉक्ट्राइन ऑफ मिनी मोनो एंड सिंपल, यहाँ जो हमको बोला जाता है कि भाई मिनिमम एक सिंगल डोज से चलाओ, सिंगल डोज से चलाओ, बात सही है। बीमार आदमी को सिंगल डोज से कैसे फायदा हो सकता है इस एरा में, फिर भी सिंगल डोज का क्यों इंसिस्टेंस था, किस बेस पर डॉक्टर हानीमैन ने बोला, क्योंकि वो तो एलोपैथ था और एलोपैथी में तो सिंगल डोज जैसी चीज ही नहीं थी, रोज 3 बार दवाई खिलाओ। तो वो अपना बेसिक डोज छोड़ के क्यों सिंगल डोज पे गए, हु हैज इंस्पायर्ड हिम फॉर दिस सिंगल डोज, वो चीज इधर पड़ी है कि मोहम्मद बिन जकरिया अल राजी, इसका लैटिनाइज नाम था राजेज, ईच पेशेंट मस्ट बी ट्रीटेड इंडिविजुअली। एक तो पहला इंडिविजुअलाइजेशन की थियरी हमारे से पहले चली थी, कंसेप्ट ऑफ द एम्पेरिकल हिपोक्रेट ने लिखा है, whenever a change of nutrition is sufficient, do not use medicine। सबसे पहले कि खान पान से ठीक होता है तो दवाई मत दो। एंड whenever a single drugs are sufficient,
डू नॉट यूज कंपोजिट ड्रग। देखा, तो वहां चली रही थी ये चीजें और हमारे पास आई है, तो हो सकता है कि वहां से माइग्रेट हुई हो। अबाउट ऑर्गेनॉन, डॉक्टर हानीमैन हैज रिटन ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन, बट उनके पहले भी ऑर्गेनॉन लिखा गया था, दैट इज नोवम ऑर्गेनॉन। और डॉक्टर हिपोक्रेट ने भी लिखा था ऑर्गेनियम, ऑर्गेनम। एरिस्टोटल ने लिखा है, उसका नाम ऑर्गेनम रखा था। पेशेंट एज ए होल की थियरी हमारी अपनी नहीं है, पेशेंट होल। हाँ, एक चीज बहुत अच्छी है और वो रियली फैक्ट भी है कि हियर इट हैज बीन एडवोकेटेड दैट नॉट ओनली पेशेंट एज ए होल बट ट्रेस अप टू हिज साउल। पेशेंट एज ए होल नहीं, उसके हृदय में उतरो। पेशेंट इज एग्जामिन बाय कीपिंग हिज कॉन्स्टिट्यूशन इन सेंटर। हिंदी में लिखा है, जो रोगी के आत्मा में प्रवेश नहीं करता वह चिकित्सा में सफल नहीं होता। वो होम्योपैथ को भी मालूम है, सबको एक्सपीरियंस होता है। बीके द्विवेदी की किताब है, उसका पेज नंबर 319 में ये लिखा है। एंड सिकमैन, पेशेंट एज ए होल, हमारी किताब से कई सालों पहले एक अंग्रेज ने लिखा है, इसका नाम है नोरियो बेग्लेवी। वहां से ये रेफरेंस हो सकता है। नाउ, लॉ ऑफ क्योर, द साइंस ऑफ त्रिदोषा, मतलब एक किताब जो मैंने पहले रेफर किया था, आयुर्वेदा एंड होम्योपैथी, त्रिदोषा एंड होम्योपैथी, जो डॉक्टर भट्टाचार्य ने लिखी है, उसमें एक चीज लिखी है कि त्रिदोषा सिस्टम फुल्ली एम्ब्रेसेस हेरिंग्स डॉक्ट्रिन ऑफ लॉ ऑफ डायरेक्शन ऑफ क्योर। मतलब वो कहीं ना कहीं रिलेटेड है। नेक्स्ट इज हु इज प्राइम। हिपोक्रेट डिपेंड्स ऑन नेचर एंड फर्स्ट अटेंड द नेचर एंड देन गो फॉर मेडिसिन। वो रिपीट हो रहा है। ये मेरी किताबें हैं, इसके बावजूद अगर हम इसका निराकरण लाना चाहते हैं तो मेरे पास एक सजेशन है, जो अगर आप लोग माने तो, या हमारी अथॉरिटी माने तो, ये फ्लो चार्ट है कि मैंने पहले ही बताया कि विदाउट द रेफरेंस ऑफ पंच महाभूत वी कैन नॉट गो हेड, वी मे नॉट बी सक्सेसफुल बिकॉज वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस पंच तत्व। तो और वही है, सही है ये। मैं नहीं भी होगा तो ये याद रखना, इसको एक दिन लाना पड़ेगा, और जब लाएंगे और आएगा तब होम्योपैथी को समझना और भी सरल हो जाएगा। स्काई एयर सन, इसमें स्काई और एयर सोरा बनाता है, हेल्थी सोरा। हमारे यहाँ जो प्रेजेंट होता है वो डिजीज सोरा है। सन एंड वाटर का थोड़ा पार्ट बनाता है सिफिलिस। बाकी वाटर पार्ट और अर्थ पार्ट है वो साइकोसिस बनाता है। ये तीनों चीज प्लांट, एनिमल एंड मिनरल को इफेक्ट करते हैं, तीनों में उपलब्ध रहेंगे, और वो लिखा भी है डेफिनेशन में। यू कैन नॉट निग्लेक्ट और यू कैन नॉट अवॉइड, और प्रेजेंस ऑफ ऑल द थ्री मायाजम इज देयर इन एनी मॉलिक्यूल। मैंने तो वो डेफिनेशन निकाली है, सुनने में शायद ज्यादा लगेगी। सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है, दैट इज अ सिफिलिटिक हेल्दी पार्ट ऑफ सिफिलिस। जो इंक्लूजन बॉडीज एंड न्यूक्लियस है, दैट इज अ हेल्दी पार्ट ऑफ साइकोसिस। एंड जो वैक्यूल्स है, छोटे छोटे वैक्यूल्स है, पोर्स जो घूमते रहते हैं जिसमें हवा है, दैट इज अ सोरा। अगर एक्सेप्ट है तो ठीक है। अब ये प्लांट, एनिमल, मिनरल, उसमें से मेल और फीमेल बनते हैं, तो प्लांट, एनिमल, मिनरल के अंदर छुपे हुए साइकोसिस, सिफिलिस, सोरा उसके अंदर उतरते हैं, और उसमें जो पावरफुल होता है वो डोमिनेट करता है। वो भी डेफिनेशन में एक ऑथर ने लिखा है। तो मेल एंड फीमेल में ओवम एंड स्पर्म होते हैं जो ज्वाइन करते, फर्टिलाइजेशन होता है, एम्ब्रियो होता है। मगर एम्ब्रियो जब तक है तब तक तो उनका कोई रिलेशन मदर से नहीं है। ओनली एंड ओनली इनहेरिटेंस क्वालिटी ऑफ मदर एंड फादर विल कंटिन्यू एक्ट टू एक्ट।
मगर जब फीटस बनता है तब मदर का ब्लड आता है, और जब चाइल्ड बर्थ होता है तो मदर का मिल्क एक्स्ट्रा मिलता है। और जब थोड़ा बड़ा होता है, चाइल्ड 8-10 महीने तक तो मदर का मिल्क ही लेता है, बाकी तो अंदर से जो क्वालिटी लेके पैदा हुआ है वही क्वालिटी उसके अंदर होगी, बट एडिशनल ये होती है। जब वो बड़ा होता है और जब मदर का मिल्क छोड़ देता है तो वो टेरेस्ट्रियल आइटम कंज्यूम करना शुरू करता है, और उस आइटमों में आप देख रहे हैं कि प्लांट, एनिमल एंड मिनरल which is supplementing to the adult from both the side, and he grows. एक सीक्रेट अभी मैं आपको, मेरे पास टाइम नहीं है, चलो, तो ये मानते हैं फिर जब ओल्ड एज होती है तो आदमी अल्टीमेटली ही डाइज, और हम बोलते हैं पंच महाभूत में विलीन हो गया। तो इस ये वापस एक त्व रूप में, इसका जो त्व स्वरूप है, दो पार्ट होते हैं, एक घन पार्ट होता है और एक त्व पार्ट होता है। तो त्व पार्ट अपने आप वापस उसमें, जिसका मतलब सिमिलर अट्रैक्ट सिमिलर, वो आयुर्वेद का सिद्धांत है। तो ये बॉडी का जो सोरा होगा सोरा में चला जाएगा, जो अर्थ होगा, पृथ्वी होगा, वो पृथ्वी में चलाएगा, पानी पानी में, त्व पार्ट, बरोबर है। तो ये अगर एक्सेप्ट किया जाए तो मेरी आप सब लोग से विनंती है कि उसके ऊपर भी आगे कोई डिस्कशन हो। और मेरा एक, ये मयाजम के बारे में मैं बोलूंगा नहीं, मैं सिर्फ बताऊंगा कि अगर मयाजम के बारे में ये स्वरूप को मान्यता दी जाए, मैंने लिख के रखा है, इसकी किताब अगर बाहर आएगी तो ध्यान रखना कि सोरा सिफिलिस साइकोसिस के, हाँ, फिक्स, ये फिक्स कैरेक्टर है, वो मान लिया जाए तो मेरी रिक्वेस्ट है। थैंक यू सर। या फिनिश। हाँ ठीक है, मेरा हाँ अपना शेयर को खत्म कर दीजिए। हो गया सर। नहीं, शेयर हटा दीजिए। शेयर हटा दे, हाँ। ये शेयर कैसे हटा दे? हो गया, नहीं अभी है, हो गया, ये भी ये अभी तो है, हो गया, अभी हो गया सर, हाँ अभी हो गया, हो गया सर। तो हम लोग का समय पूरा हो चुका है। अंकिता यस जी सर। आप प्रेजेंट हैं? सर। जी डॉक्टर सर। अंकिता, हाँ यस सर। आप सर कुछ कह रहे थे शायद। हाँ, सेशन बंद कीजिए। हमारे पास 1 मिनट है, किन्हीं को कोई रिव्यू देना है, या सर आप कुछ कह रहे थे शायद, पटेल सर। नहीं, बस मैं तो अपना खत्म कर दिया। हाँ, एक ओके बात सर। है, 10 अगस्त को मेरे पास एक टॉपिक है, अगर अबाउट हानेमैन, रेफरेंस टू हानेमैन, which I have recently found out some material. आप सबको मेरी विनती है, कुछ ज्यादा बोले तो माफ करना, मगर कुछ याद रखना, क्योंकि हम रहे न रहे, हमारा काम बोलेगा। जी सर, बहुत अच्छी बात बताई आपने, और आज का आपका लेक्चर भी ऐसे ही बहुत ही ज्ञानवर्धक था, क्योंकि ये सारी चीजें हम लोग कहीं किताब में ऐसे कलेक्टिवली मिलती नहीं है। तो थैंक यू सो मच सर, आज अपना टाइम हमें देने के लिए। IFVH के हिंदी टीम की तरफ से मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, और आपसे यही निवेदन है कि आप आगे भी ऐसे ही हमारे साथ जुड़ते रहें और हमारा ज्ञानवर्धन करते रहें। और इसके साथ में हमारा 7 से 8 का हिंदी सेशन समाप्त होता है। 8 बजे से 9 बजे तक के इंग्लिश सेशन के लिए सभी लोग कंटिन्यू कर सकते हैं अभी। और मैं माइक हैंड ओवर करती हूँ धनेश सर को, जो कि इंग्लिश सेशन को मॉडरेट करेंगे। ओवर टू यू सर।